क्योंकि मैंने जैनेंद्र पे केवल शोध करके और फिर वो उसको भुला नहीं दिया था। हम लगातार काम करते हैं और अनेक तरह से देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें यही लगता है कि अपने उपन्यासों के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने निबंधों के माध्यम से जैनेंद्र कुमार ने एक सांस्कृतिक चिंतक की भूमिका निभाई। और अगर उनकी चिंताएं आप देखें उनके चरित्रों में उठाकर, हालांकि ये अलग बहस का विषय है और स्वयं जैनेंद्र कुमार ने इसको बार बार खारिज किया है और मैं भी खारिज करता हूँ, ये बलात् उन्होंने अपने विचारों को, अपने चिंतनों को अपने चरित्र में विन्यस्त करके दिखाया हो, सो नहीं है। ये हुआ, स्वभावतः हुआ। जैनेंद्र कुमार ने ये दिखाने की चेष्टा की कि अगर उनका राष्ट्र राज्य बनेगा तो उनके राष्ट्र राज्य में मृणाल होगी, उसमें कट्टू होगी, उसमें रंजना होगी, उसमें कल्याणी सुखदा की जगह होगी। इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरह से निकम्मे और लिजलिजे पुरुष नजर आते हैं जैनेंद्र के चरित्रों में, वैसे ही पुरुष की कल्पना उन्होंने की होगी, ऐसा नहीं। लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों मजबूत और दृढ़ होंगे, जिससे भारतीय समाज एक बड़ा आकार ले पाएगा और उनके सपनों का समाज बना पाएगा। ये था। उसके साथ साथ आप ये देखें तो 1950 से लेके और 84-85 तक एक पत्रकार के रूप में जैनेंद्र कुमार ने जो टिप्पणियां लिखी हैं विभिन्न अखबारों में और पत्रिकाओं में, अगर आप मनोयोग से उसका अध्ययन करें तो मुझे नहीं लगता भारत के विभाजन से लेकर, उसमें शिमला समझौता है, उसमें पाकिस्तान के साथ युद्ध है, उसमें अमेरिका और वियतनाम का संघर्ष है, ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सवाल नहीं है जिस पर जैनेंद्र कुमार ने टिप्पणी नहीं की। और ये नितांत संयोग की बात है कि जिस दिन शिमला समझौते पर दस्तखत हुआ उस दिन जैनेंद्र कुमार ने टिप्पणी कर दी थी एक पत्रिका में कि यह समझौता असफल सिद्ध होने वाला है। एक पत्रकार के रूप में जैनेंद्र कुमार की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसकी भी तस्दीक करने की कोशिश नहीं की गई है। उस रूप में भी हम एक बड़े कैनवस पे उनको हम पाते हैं। हम तो बराबर प्रेमचंद और जैनेंद्र के द्वैत को ही देखते रहते हैं, उनकी परंपरा कितनी है, उनकी परंपरा कितनी है। स्वयं जैनेंद्र और प्रेमचंद में जो अन्यतम संबंध था उसको हम नहीं जानते और उसको जानने की कोशिश नहीं करते, पर दोनों को इस रूप में रखते हैं कि वो एक दूसरे के प्रतिपक्ष में खड़े हैं। संवेदना में भी उनको प्रतिपक्षी बनाते हैं, व्यक्तित्व में भी हम एक दूसरे को प्रतिपक्ष में रखकर देखते हैं और देख के हम हिंदी का ही नुकसान करते हैं। परंपराएं अलग अलग नहीं होती, वो टुकड़ों में, इकाइयों में परंपरा कतई नहीं होती। हम उसको एक अनुषंगी धारा मान सकते हैं, पर परंपरा होती एक ही है, जिसमें नाना लोग अपनी अपनी तरह से भूमिकाएं निभाते हैं और जिसमें वजन होता है, उसके नाम से परंपरा बहती चली जाती है, उसका विकास होता है। तो जैनेंद्र कुमार ने, मेरे कहने का मतलब यही है कि जैनेंद्र कुमार ने पराधीन भारत में रहते हुए जिस राष्ट्र राज्य की परिकल्पना की, वह राष्ट्र राज्य फलित नहीं हुआ। आजादी के बाद वो ध्वस्त हो गया, क्योंकि वह राष्ट्र राज्य गांधी मार्ग के अनुकूल था। लेकिन जैनेंद्र ने स्त्रियों को लेकर, पुरुषों को लेकर, भारतीय राजनीति में नीति और मर्यादा को लेकर, अर्थव्यवस्था की नीति सम्मतता को लेकर, शिक्षा व्यवस्था में संस्कृति को लेकर जो बड़े सवाल उठाए और जो अवधारणाएं प्रस्तुत की, आज उनका बड़ा महत्व है और बहुत मतलब है। और मैं तो ये कहता हूं, बार बार कहता हूं, और हम देखते हैं
कि जैनेन्द्र का साहित्य आने वाले दिनों का साहित्य है। वो ऐसा नहीं है कि वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में है, पर आने वाले दिनों में। अब मृणाल, कट्टू, सुनीता कल्याणी या सुखदा की कल्पना तो सिर्फ कल्पना ही थी ना 10, 20, 25 बरस पहले, और उस जमाने में तो अप्रत्याशित रही होगी कि ये क्या संभव है, इसीलिए इतने विवाद भी हुए। पर आज आप खुद देखिए, अपनी खुली आंखों से देखिए, आप छोटे छोटे कस्बों में, गांवों तक में देखिए कि वैसे चरित्र आपको मिल जा रहे हैं। एक लड़की को अब ज्यादा पारंपरिक परवरिश की जरूरत नहीं है, वो इतनी जागरूक हो गई है कि वो अपनी आवाज उठा सके। तो आप अगर जैनेन्द्र कुमार के विचारों से जोड़ के देखें तो आपको ये महसूस होगा कि कितनी प्रखर अंतर्दृष्टि रही होगी जैनेन्द्र कुमार की कि 50, 60, 70 बरस पहले उन्होंने ऐसे समाज की तस्वीर देखी कि बिना कहानी के भी कहानी या उपन्यास की रचना संभव है, बिना चरित्रों के संजाल के भी अच्छी रचना संभव हो सकती है। और जो भाषा अर्जित की, वो अर्जित की गई भाषा थी। जैनेन्द्र जी जिस सहजता से, यही मैंने कहा ना पहले, कि जिस सहजता से वो कह देते हैं कि हम तो कुछ भी जान के नहीं करते, वो ऐसा नहीं होता। जान के उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनके हाथ से होना था। उन्होंने क्रांति की भाषा में, उपन्यास रचना में क्रांति की, कहानी सृजन में क्रांति की, वैचारिक रूप में क्रांति की। हर स्तर से क्रांतिकारिता प्रकट होती है। प्रेमचंद ने कहीं नहीं कहा कि उन्होंने कोई क्रांति की, पर प्रेमचंद ने पूरी परंपरा ही पलट दी और एक चमत्कारिक शिल्पी पैदा हुआ जिसपे हम सदियों तक गर्व करते रहेंगे। तो जो सूत्रधार होते हैं और परंपरा के प्रस्तावक या परंपरा के पुरस्कर्ता होते हैं, वो कह के नहीं आते। गांधी ने कहीं नहीं कहा कि भारतीय राजनीति में क्रांति कर रहे हैं, पर क्रांति गांधी ने ही की। तो ये इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं और घंटों इस पे बहस हो सकती है। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पास इतनी चीज़ें हैं कि दुनिया भर की बातें मैं कर सकता हूँ। ये कुछ मोटा मोटी अपनी बातें मैंने की हैं। अंत में सिर्फ अनंतर में जैनेन्द्र जी के एक चरित्र का जो कथन है, उस कथन को पढ़ के मैं इसको समाप्त करना चाहूँगा। ढंग से कहीं पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं। सच्चाई क्या है, इसी की खोज अनवरत हम करते हैं। दुनिया की सारी विचार प्रक्रियाएं, सारी अवधारणाएं करती हैं। दर्शन इसी खोज की मुब्तला का विषय है। हम दावा भले कर लें पर कहीं पहुंचते नहीं हैं। जैनेन्द्र कुमार का जो यह स्वगत है एक उनके चरित्र का, ये मुझे बहुत भाता है और मुझे बराबर ये लगता है कि समग्र जैनेन्द्र साहित्य का इशार है। और कदाचित मनुष्य का भी सार तत्व यही हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आखिर जीवन में क्या है, आदमी जीता जाता है, जानता जाता है, अंत में पाने के लिए कि इति का बिंदु आ रहा है और वह दिग्भ्रमित है। बहुतेरा उसने इस बीच जोड़ तोड़ किया है। कार्य कारण को बिठाकर समझा जाता है, किया धरा है, लिखा पढ़ा है, लेकिन जैसे सब व्यर्थ हो गया है, वास्तव में सब शून्य हो पड़ा है। एक बड़ा प्रश्न उसको लील जाने को खड़ा है कि क्या है जो है। छिलके पर से छिलका उतार कर
भीतर उतरते जाते हुए मिलता है कि सब पहरन है, उतरन है, शेष में कुछ नहीं है। इस व्यर्थता और शून्यता में पहुंचकर बुद्धि पछाड़ खा जाती है, स्पर्धा टूट जाती है और मालूम होता है कि आदमी की इस हार में ही उसकी कृतार्थता है। दुख सार बन आए और जीना प्रार्थना हो जाए तो बस है। धन्यवाद। जल्दी करो बस।